नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। 6 चरण का मतदान पूरा हो चुका है और 7वें चरण का मतदान 1 जून में होना है, जिसके बाद 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन देश का अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी से कहें या बल्कि इससे पहले से ही पूरा यकीन है कि तीसरा टर्म उनका आने वाला है और तीसरे टर्म के लिए वो प्लानिंग भी कर चुके हैं। कई देशों से प्रधानमंत्री मोदी को संदेश भी आ चुके हैं, आमंत्रण भी आ चुके हैं कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए। लेकिन इस चुनाव प्रचार में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 से ज्यादा रैलियां, रोड शो कर चुके हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री बुधवार को बंगाल पहुंचे थे। बंगाल के 24 परगना में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की और वहां से प्रधानमंत्री ने जो कहा उसे सुनने के बाद पूरे विपक्ष में मानो हड़कंप मचा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 4 जून के बाद जो आने वाले 6 महीने होंगे उनमें जो वंशवादी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनका खात्मा हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा जो है रेस में नहीं दौड़ पाएंगी और उनका सियासी जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। एक बार प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। इनके कार्यकर्ता भी अब थक चुके हैं। वो भी देख रहे हैं कि देश किधर जा रहा है और ये पार्टियां किधर जा रही हैं। मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष में भगदड़ है, क्योंकि पार्टियां तो पहले से ही टूटनी शुरू हो चुकी हैं। शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है, एक धड़ा बीजेपी के साथ आ चुका है। एनसीपी भी 2 फाड़ हो चुकी है, उसमें से भी एक धड़ा बीजेपी के साथ आ चुका है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान कि आने वाले 6 महीने में जो क्षेत्रीय पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो इधर उधर दौड़ने लगेंगे। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े जनाधार वाले नेता वैसे भी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर, जबकि कांग्रेस देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, उसके भी बड़े जनाधार वाले नेता बीजेपी के साथ आ चुके हैं। बहुत सारे नेता और कई क्षेत्रीय पार्टियों के नेता भी, उसमें आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो या फिर बंगाल में टीएमसी हो, तमाम नेता बीजेपी के साथ आ चुके हैं। लेकिन यहां एक बयान याद करिए शरद पवार का, जो एक पखवाड़ा पहले शरद पवार ने दिया था और कहा था कि अगर सभी दल कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं आए, मतलब जितने भी देश में छोटे छोटे दल हैं उन्होंने मिलकर कांग्रेस पार्टी के साथ अगर अलायंस नहीं किया, उसमें विलय नहीं किया, तो ये जितने भी छोटे छोटे दल हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अब चुनाव मुख्यतः 2 ही पार्टियों के बीच बचा है, वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, और वैसे भी ये लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बंगाल में गरजते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाईकोर्ट का भी जिक्र किया, जिस फैसले को ममता दीदी ने नहीं माना था। ममता दीदी ने कहा, हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया था कि 2010 के बाद जो नीति बनाई गई थी जिसमें मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण दिया था, इस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि ओबीसी को जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया था उसे छीन कर, उसकी लूट मारी कर मुसलमानों को यह आरक्षण दिया। साथ ही बंगाल सरकार की पोल भी खोली कि किस तरीके से बंगाल की सरकार कट मनी पर बंगाल में आधारित रहती है। तमाम बंगाल सरकार के घोटाले सामने आए हैं, जिसमें कई बड़े मंत्री जेल में हैं बंगाल सरकार के। और ऐसे में प्रधानमंत्री का यह बयान तो चौतरफा, बंगाल में जाकर चौतरफा प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार को घेरा। और ममता सरकार को घेरने का एक बड़ा कारण यह भी है कि जितने भी तमाम बड़े सर्वे इस वक्त सामने आ रहे हैं उन सभी सर्वों में, और यहां एक नाम और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो नाम है प्रशांत किशोर का, जिन्हें चुनावी रणनीतिकार माना जाता है। तमाम सर्वे एजेंसियां और प्रशांत किशोर, इन दोनों का ऐसा मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। तो प्रधानमंत्री के हर्षोल्लास का एक कारण यह भी हो सकता है, प्रधानमंत्री जिस उत्साह से परिपूर्ण बंगाल में दिखे, उसका कारण एक यह भी हो सकता है कि बंगाल में 2024 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। और जितना देश में नुकसान दिखाया जा रहा है तमाम राज्यों में, कहीं 1 सीट कोई सर्वे दिखा रहा है घट रही है, कहीं 2 सीटें घट रही हैं, तो उसकी पूर्ति भी बीजेपी बंगाल से कर सकती है। और बंगाल में सबसे ज्यादा जोर इस वक्त बीजेपी ने लगाया हुआ है, इसीलिए क्योंकि बंगाल में
बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। बंगाल सरकार, ममता सरकार ने जितना अत्याचार वहां हिंदुओं पर किया है और जिस तरीके से बंगाल की डेमोग्राफी लगातार चेंज की जा रही है, जिस तरीके से बंगाल में पेनिट्रेशन लगातार हो रहा है, बांग्लादेश के घुसपैठिए बंगाल में आते हैं, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाते हैं, बैंक खाते खुलवाते हैं और वहां अपना गोरख धंधा शुरू कर देते हैं। ममता सरकार का ये एक बहुत मजबूत वोट बैंक है। कागजों पर तो बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27% है, लेकिन बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान जो बंगाल से आती हैं, कोलकाता में रहती हैं, उनका कहना है कि 27% के साथ साथ तकरीबन 14% वोट बैंक ऐसा है जो ममता दीदी का पैठ वोट बैंक है और जो कहीं आंकड़ों में रजिस्टर नहीं है, लेकिन उसका वोट बना हुआ है। ममता दीदी का पैठ वोट बैंक वो है। और पिछले दिनों संदेश खाली से जिस तरीके की खबरें आई, नंदीग्राम से जिस तरीके की खबरें आई और हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर जिस तरीके से हमले हुए, उसके बाद संदेश खाली से ऐसे बंकर मिले जहां तमाम तरीके की विदेशी पिस्टल्स, विदेशी हथियार, विदेशी बम मिले और जमीन पर एनएसजी को उन हालातों को काबू करने के लिए उतारना पड़ा। एनएसजी कमांडोज वहां पहुंचे, तब जाकर संदेश खाली की स्थिति को काबू में लाया जा सका। तो बंगाल के जो हालात हैं इस वक्त जो दिख रहे हैं वैसे बिल्कुल नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा बंगाल के हालात खराब हैं। और जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी क्षेत्रीय दलों के, वो टीएमसी हो, शिवसेना हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जिस तरीके से इनके भ्रष्टाचार को उजागर किया है, आम आदमी पार्टी और उनके नेता लगातार जेल में जा रहे हैं, तो उससे इनमें भगदड़ तो विपक्ष में जरूर मची है। यहां मैं आपको एक उदाहरण जयंत चौधरी का भी जरूर देना चाहूंगा, जिनकी रालोद के जो अध्यक्ष हैं, चुनाव से पहले वो अखिलेश यादव की सपा के साथ गठबंधन में थे, लेकिन चुनाव से बिल्कुल पहले उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया। बीजेपी उन्होंने 2 लोकसभा की सीटें दी, हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें 7 सीटें ऑफर की गई थी, लेकिन जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जाना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि उन्हें पता है अगर अपने अस्तित्व को बचाकर रखना है तो इस वक्त बीजेपी के साथ जाना सही है। वहीं जो शरद पवार ने कहा है कि छोटी छोटी पार्टियों को कांग्रेस पार्टी के साथ मिल जाना चाहिए अगर उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है, तो आने वाले वक्त में देश में 2 ही बड़ी पार्टियां बचने वाली हैं। जिस तरीके से शरद पवार का बयान और अब प्रधानमंत्री मोदी का बयान, बीजेपी और कांग्रेस, और मुख्यतः मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच होने वाला है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय दलों के बारे में कहा है, आने वाले 6 महीने उनके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।